भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची में परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से वार्ता हुई है। सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी है। सरकार छात्र में दूसरे दौर की वार्ता हुई है। ईमेल के जरिए छात्र अब अपनी राय दे सकते हैं। वहीं छात्रों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारियों ने बैठक को सकारात्मक बताया। परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से बातचीत हुई है और इस दौरान सरकार ने वार्तालाप के लिए बातचीत के लिए एक ईमेल आईडी भी दी है। सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई है और इसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई छात्रों की ओर से वो संतोषजनक बताई जा रही है। उनका कहना है कि ये बातचीत सकारात्मक रही और अब आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। ये दूसरे दौर की वार्ता थी जो सरकार और छात्रों के बीच में हुई है। परीक्षा धांधली पर छात्रों की सरकार से वार्ता हुई। इस बातचीत के बाद छात्रों का रिएक्शन सामने आया। छात्रों का कहना है कि बैठक सकारात्मक रही है। हालांकि देखना होगा अब ये बातचीत आगे किस तरह बढ़ाई जाती है। छात्रों की मांगे सरकार का क्या रुख होता है। ईमेल के जरिए अपनी राय छात्र दे सकते हैं। जो भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं, वो छात्रों की ओर से इस ईमेल आईडी पर शेयर किए जाएंगे जो सीधे सरकार के पास पहुंचेंगे और इसी उद्देश्य के साथ ये ईमेल आईडी सरकार की ओर से जारी की गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि आखिर रास्ता निकलेगा कब। बता दें कि दूसरे दौर की ये वार्ता थी जहां चर्चा हुई है सरकार और छात्रों के बीच में, लेकिन अभी तक मामले को लेकर कोई निर्णायक मोड़ सामने नहीं आया है। अभी भी आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, इसको लेकर हमारी नजर लगातार है इस पूरे मामले पर। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो बैठक हुई थी सकारात्मक रही और इस दौरान सरकार की ओर से एक ईमेल आईडी जारी की गई है जिस पर छात्र अपने सुझाव दे सकेंगे सरकार को, और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि सभी सकारात्मक सुझावों पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी है। अब इस ईमेल आईडी पर जो छात्र हैं वो अपने सजेशंस देंगे। एक तरफ लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई निर्णायक फैसला लिया जाए। इससे पहले सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, तब ये साफ तौर पर छात्रों की ओर से कहा था कि हम बात करेंगे सीधा हेमंत सोरेन से, और अब ये दूसरे दौर की बातचीत हुई है सरकार के साथ छात्रों की। 25 जुलाई को रांची में आंदोलन शुरू हुआ। 5 अगस्त को सोरेन सरकार की बातचीत की पहल हुई और बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की टीम गई। 7 अगस्त को छात्रों ने 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बनाया और वहीं 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। तो 7 अगस्त से ये तमाम चीजें लगातार टाइमलाइन हमने आपको बताई। रांची में छात्र आंदोलन प्रदर्शन। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई। आंदोलन को समर्थन। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल इस पूरे आंदोलन को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं और समर्थन दे रहे हैं। मांग क्या है? छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। परीक्षा धांधली पर छात्रों और सरकार के बीच में वार्ता हुई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ और 25 जुलाई से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। 5 अगस्त सोरेन सरकार ने बातचीत की पहल की और इसके लिए 4 मंत्रियों की टीम भी गई। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। हालांकि अब देखिए, दूसरे दौर की वार्ता हुई है सरकार और छात्रों के बीच में और छात्रों की ओर से कहा गया है कि बैठक सकारात्मक रही। जो चर्चा हुई है सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। ऐसे में एक उम्मीद जरूर जगी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कोई निर्णायक फैसला सामने आ सकता है। अब सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी है। बताया जा रहा है कि इस ईमेल आईडी पर अपने सजेशंस छात्रों की ओर से सरकार को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द ही इन तमाम सुझावों पर सरकार काम करेगी और जो भी मांगे हैं छात्रों की उन्हें सुना जाएगा। जो भी संभव होगा छात्रों के हित में वो सरकार की ओर से किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि छात्र हित के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचेंगे। 5 बजे के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले। शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित यूपी सदन
मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कई अहम मुलाकातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब संभावनाएं हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ जब भी मुलाकात होगी तो चुनाव को लेकर भी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार और संगठन से जुड़े कई बड़े फैसले भी बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं। 5 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली स्थित यूपी सदन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और चुनाव को लेकर लगातार पार्टी में गतिविधियां तेज है। शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और पार्टी की तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रही हैं। संभावनाएं हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी तो मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। संगठन को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही सरकार की आगे की क्या कार्यशैली है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तमाम अहम बिंदुओं पर बातचीत दोनों नेताओं के बीच में संभव है। अब देखना होगा मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है कि मुलाकात में आखिर किन एजेंडों पर चर्चा हुई है। लेकिन जानकारी ये है कि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, आगे सरकार का क्या विजन है, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर सकते हैं सीएम। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं दिल्ली, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, क्या जानकारी? आज दोपहर 4:30 में दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहले वो यूपी सदन पहुंचेंगे चाणक्यपुरी। वहां से लगभग 5 बजे जो है गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कई नेताओं से उनकी मुलाकात संभव है। उसके बाद देर शाम कुछ और केंद्रीय मंत्री मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ आज जो है 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनका मुलाकात का जो समय है वो निश्चित हो चुका। उसके बाद भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात कार्यक्रम है। बिल्कुल स्नेह कमल, क्या बताया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी मुलाकात के दौरान? जी बिल्कुल, गृह मंत्री जो है अमित शाह से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश की तमाम जो लंबित योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से जो संगठन और जो सरकार में बदलाव को लेकर तमाम कवायदे हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, संगठन में फेरबदल हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर पुनः जो है अपनी फीडबैक मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। कमल, तो देखिए चुनाव को लेकर तो तैयारियां तेज ही हैं, क्या और किसी भी बड़े नेता से मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की? जैसे मैंने कहा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अलावा जो कुछ केंद्रीय मंत्री और उनका भी समय उन्होंने मतलब मांगा है और दोपहर के बाद जैसे उनके आगमन बाद तमाम चीजों की होगी। लेकिन फिर भी कुछ और केंद्रीय मंत्री है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल स्नेह कमल, तो ये माना जाए कि प्रमुख तौर पर ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत होगी और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। स्नेह कमल, संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले किसी समय में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, 2027 के शुरुआत में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस दौरे से जोड़कर देखी जा सकती है। बिल्कुल स्नेह कमल, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद आज सुबह करीब 9:30 बजे अली अहमद को झांसी जिला कारागार से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज रवाना किया गया। दरअसल बीते रोज झांसी में सड़क हादसे में अबान की मौत हो गई थी। बताया गया कि अबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जिला कारागार जा रहे थे। इसी दौरान पुंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अबान की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब अली अहमद पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचकर भाई के जनाजे में शामिल होंगे। अबान की मौत के बाद अब अली को पैरोल दे दी गई है। हाथरस में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े
पेड़ से जा टकराई। हादसे में करीब 1 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई घायल सड़क पर जा गिरे। आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को हाथरस जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया है। सभी घायल आगरा के मालपुरा गांव के रहने वाले और बेटी की शादी के बाद हरिद्वार से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र के बरसे गांव की बताई जा रही है। हाथरस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 1 दर्जन लोग इस हादसे की चपेट में आए। पिकअप सवार 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनका बहरहाल उपचार चल रहा है। जानकारी है कि चालक को नींद की झपकी आई, जिसकी वजह से वाहन से उसका नियंत्रण खो गया और ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अभी प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, तुरंत ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और यातायात एक बार फिर से सुचारू कराया गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग शादी के बाद वापस लौट रहे थे और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। हाथरस में इस भीषण हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी है। पिकअप सवार 5 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स घायलों का उपचार कर रहे हैं। पीलीभीत में एक दामाद पर अपनी सास की हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगा है। मामला अमरिया थाना क्षेत्र के जिठनिया गांव का है। आरोप है कि दामाद महेंद्र पाल अपनी सास के घर पहुंचा था, वहीं रुका था और इसी दौरान उसने कथित तौर पर सास की हत्या कर दी। शव को घर से कुछ ही दूर पर बने बूंगे में जलाकर वहां से फरार हो गया। मृतका के बेटे को शक हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतका के बेटी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी दामाद फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दामाद ने अपनी सास की हत्या की। तमाम आरोप लगे हैं दामाद पर और अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। दिनांक 6 अगस्त 2026 को जरिए दूरभाष थाना अमरिया पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव जेठनिया में एक भूसा का जो बंडल था उसमें किसी का अवशेष जला हुआ मिला है और इस पे कार्रवाई करते हुए थाने की टीम के द्वारा जो भी हड्डियां जली हुई मिली उनको FSL परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो गांव के रहने वाले सुरेश नाम के व्यक्ति का कहना है कि उनकी मां उम्र करीब 65 वर्ष जो है मोहन देही नाम की महिला है, वो 31 तारीख से घर से लापता है और संभवतः ये जो जला हुआ हड्डियां मिली हैं ये उनकी मां की है। जो मृतका है उनके दामाद के साथ उनका झगड़ा रहता था और उनके दामाद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही अपनी सास को मारकर इस भूसे में जलाकर उनको आग लगा दी। बहराइच के एक गांव के अंदर के घर के अंदर सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर तेंदुए को वहां से भगा दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल महिला को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। जनपद में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और अब वन विभाग पूरे मामले को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। मिर्जापुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र में तेज बारिश ने लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोल दी है। पटेरा ब्लॉक के बभनी थपनवा गांव में बारिश के बाद संपर्क मार्ग बह गया, जिससे गांव के करीब 292 स्कूली बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क का अस्थायी निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया गया था, लेकिन पहली ही तेज बारिश में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। शुक्रवार सुबह स्कूल जाने निकले बच्चों को रास्ता टूटा हुआ मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने बच्चों को खतरे वाले स्थान से सुरक्षित पार कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान इस रास्ते पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मिर्जापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खुलती हुई दिखाई दी है। एक बार फिर से साबित हुआ कि प्रशासन की ओर से जो दावे किए जाते हैं वो केवल कागजी हैं और धरातल पर तस्वीर कुछ और ही है। ये तमाम तस्वीरें मिर्जापुर से सामने आ रही हैं, जहां पहली ही बारिश में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिया है जो प्राथमिक पाठशाला की तरफ जाता है, जो कि टूट गया है। और टूटा क्या है, नया नया पुलिया था, प्रार्थना पत्र दिया गया था तहसील दिवस पे, और शशि शंकर चाचा के उनके प्रार्थना पत्र के निस्तारण के क्रम में PWD विभाग के आगे हम खुदवा दिए, हम 200 पुलिया डलवा दी और पानी बारिश हुआ उस आज आप इतना संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ये प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय बभनी तपनवा जाने का मार्ग, मुख्य मार्ग आज 50 साल से निर्मित पुलिया बंद करके नई पुलिया प्रार्थना पत्र के निस्तारण SDM मड़िहान लेखपाल मड़िहान आपस में विचार करके PWD JE मौके पे खड़े होकर के उस पुलिया को बंद करा के इस पुलिया को चालू कराने के बच्चों के मार्ग के लिए ये निस्तारण का तरीका है। और वहीं लखनऊ में फेसबुक पर सियासी वार पलटवार का दौर अब तेज हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर आरोपों की लंबी फहरिस्त गिना दी है, तो वहीं जवाब में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने भी लंबी पोस्ट लिखी और डिप्टी सीएम को ही घेर दिया। ब्राह्मणों के मुद्दे से लेकर शंकराचार्य तक विजय मिश्रा, खुशी दुबे और कई दूसरे मामलों पर सवाल दागे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा और हाई होता जा रहा है और वार पलटवार का दौर भी तेज देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी पलटवार में देर नहीं की और डिप्टी सीएम को घेरते हुए नजर आए। कई मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम और सरकार को सपा की ओर से घेरा गया है। अब जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और तेज होते हुए दिखाई देंगे और इसी को देखते हुए सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी ये वार पलटवार का दौर थमने वाला नहीं है। अब देखना होगा आगे बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन फेसबुक पर ब्राह्मण के मुद्दे पर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। और वहीं इटावा के अशोकनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मायके पक्ष ने देवर पर मारपीट कर घायल करने और समय पर इलाज न कराने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर अर्थी रोक दी और हंगामा किया। मृतका के भाई का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले देवर ने उसकी बहन के साथ मारपीट की थी, जिसमें सिर में गंभीर चोट आई थी और उसका इलाज सैफई और ग्वालियर में कराया गया था। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं अमरोहा के गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने वृद्ध महिला दुकानदार से कुंडल लूट लिए। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी बाइक से पहुंचे 2 बदमाशों ने गुटखा और सिगरेट खरीदने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के कान से कुंडल छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश प्रशासन की ओर से शुरू की जा चुकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्या हुआ, क्या पूरा मामला? क्या खींच के ले गए? एक? अच्छा, कितने लोग हैं? कितने लोग? 2 लोग कैसे थे?
उत्तर प्रदेश के अमरोहा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद बदमाश लगातार दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अमरोहा का ये ताजा मामला बताया जा रहा है, जहां एक महिला दुकान पर बैठी थी और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों के आतंक के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। महिला से कुंडल लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए।